हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑप्टिव मैथ्स क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सेट्स, यानी सेट का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपने समझा था। आज हम फर्दर उससे आगे चलेंगे। देखिए, सेट के बारे में आपने ये जान लिया कि क्या होता है, क्या इसमें एलिमेंट्स आएंगे तो कैसे रिप्रेजेंट होंगे, कैसे ये सेट रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, आज हम सेट्स की कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म and second is set builder form. set builder form, इसको दूसरे नाम से भी बोल देते हैं टेबुलर फॉर्म, और इसको दूसरे नाम से बोल देते हैं रूल मेथड। रूल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना रोस्टर फॉर्म को देखते हैं। इस फॉर्म में हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे और हम उन्हें एलिमेंट्स को और उस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। देखिए, रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि आपको जो एलिमेंट बताए गए कि आपको सेट में ये एलिमेंट लेने हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको शो कर देने हैं कि इस सेट में ऐसे ऐसे एलिमेंट हैं और उनको कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज कर देना है। जैसे कि मैं कहता हूं कि एक सेट है एम, कैपिटल एम से शो कर रहे हैं। एक सेट है एम, उसमें एलिमेंट्स है ए, बी, सी एंड डी। ये चार एलिमेंट है। आपको बताना है कि इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको इन ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना होगा सभी एलिमेंट्स को, और हर दो एलिमेंट्स के बीच में आपको कोमा लगाना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर एम सेट को लिखूं तो वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स, एक दो तीन चार, चार एलिमेंट है तो कैसे लिख देंगे, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, यानी ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की। कोई भी आपको एलिमेंट दिए, आपको बताया कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स है, तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से शो कर देना है। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, यानी सेट की इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए, इस फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास कुछ नए मेथड्स होंगे जो आपको इस फॉर्म, किसी भी सेट को इस फॉर्म में लिखते वक्त उसका पालन करना है। यानी वो ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी सेट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, देखिए क्या है वो। सबसे पहले तो आपने समझा कि इनको कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना होगा। देखिए, ब्रैकेट ये नहीं होनी चाहिए, ब्रैकेट सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ही होनी चाहिए। इस ब्रैकेट का और कुछ मतलब है। ठीक है, और कोमा से आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको लिखने के लिए देखिए, सबसे पहला रूल तो क्या है कि आप कोई भी अगर सेट लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, उसमें एलिमेंट की डबलिंग नहीं होगी। डबलिंग इन द सेंस की रिपीटेशन नहीं होगी एलिमेंट की। जैसे कि आपको मैं कहता हूं कि एक सेट है एम, जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ई, एफ एंड डी। ई एफ एंड ई एफ एंड डी, यानी कि मैं बाजार से सब्जी लेके आया, उसमें दो सेब है, एक केला है, एक कोई और फ्रूट है। ठीक है, अब दो सेब, एक केला और एक मैंगो मान लो। ठीक है, अगर हमें इसको सेट में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो जो सेब है दो, वो दो नहीं, वो सिर्फ एक ही हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक केला और एक आम यानी मैंगो। ठीक है, तो इसको अगर हम सेट में लिखना चाहेंगे रोस्टर फॉर्म में तो कैसे आएगा। मान लो मैं इसको शो कर रहा हूं एम से, ये बन जाएगा ए, बी, सी, डी। यानी कि सिंपल सी बात है, जो रिपीट हो रहा है उसकी रिपीटिशन को हटा के सिर्फ एक बार उस एलिमेंट को लिख दीजिएगा, उसमें क्या हो जाएगा कि रोस्टर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ई। ठीक है, समझ आ गया। ओके, अब दूसरा क्या है कि इसके अंदर एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद आपको ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि एक सेट में आपके पास तीन एलिमेंट, एक, 1, 2 एंड 3। किसी सेट में कोई एक सेट है एम, उसके अंदर एलिमेंट्स ये है 1, 2 एंड 3। तो आप इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। एम को कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे, 1, 2, 3। अगर आप इसको ऐसे लिखें, या
ऐसे लिखेंगे। तो ये तीनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखते वक्त आपको ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना, यानी ये ध्यान नहीं रखना कि उसका ऑर्डर कोई एलिमेंट पहले आ रहा है या कोई बाद में आ रहा है तो वो अलग अलग बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सेम है कि कोई भी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऑर्डर की कोई बात नहीं होगी, यानी ऑर्डर आप चाहे इधर उधर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इस पे, नेक्स्ट रूल पे। देखिए, मैंने आपको कहा कि एक सेट बनाइए, ठीक है, जिसके अंदर क्या आने चाहिए, सभी नेचुरल नंबर्स आने चाहिए, और आप उस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ध्यान से सुनिए, क्या कहा, किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए और उसमें कैसे एलिमेंट्स आने चाहिए, सभी नेचुरल नंबर्स। तो मेरा सेट कैसा बनना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होंगे, एन, और क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू चलते रहते हैं। तो ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल एन से। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप 1 2 3 4 5 और ये डॉट 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 लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट इसी पैटर्न में, देखिए मैंने पहले 5 एलिमेंट क्यों लिखे, एक तो दिखाना था कि एन आएंगे तो ऐसे एलिमेंट आएंगे, दूसरा आपको ये दिखाना है कि इसका आगे वाले एलिमेंट्स के आने का ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर इन द सेंस कि उनका पैटर्न क्या बन रहा है। जैसे 1 2 3 4 5, इससे मुझे पता लगा कि जितनी भी काउंटिंग है ना, सिर्फ सिर्फ वही आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू, जितने भी एंडलेस है ये तो चलता रहेगा। तो ये हो गया अगर कोई इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट जैसे नाम से डिफाइन हो रहा है, इनफाइनाइट सेट में एलिमेंट्स कभी खत्म नहीं होंगे, वो इनफाइनाइट सेट का आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए रोस्टर फॉर्म में ये तरीका है, समझे? तो इसको अच्छे से ध्यान देना है। और ये डॉट 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 क्या दिखा रहा है कि ये चलता जा रहा है, ऐसे ही पैटर्न, ऐसे ही एलिमेंट्स आगे आते रहेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हुए, इनफाइनाइट। ये 5 तो है ही, ये तो हमने दिखा दिए, आगे जितने आ रहे हैं उसको मैं इस डॉट में कवर कर रहा हूँ। समझ आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसकी जो फॉर्म है सेकंड, वो है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि अपने पास ये कुछ ऐसी फॉर्म है जिससे कि मैं पूरा सेट बना सकता हूं। ठीक है, जैसे रोस्टर फॉर्म में तो क्या था, बिल्कुल स्पष्ट करके आपको जो था साफ साफ, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको करली ब्रैकेट्स में दिखा दिए, अब उसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, दैट्स ऑल। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या रहेगा, जैसे हमने रिलेशन में, सॉरी आपने नहीं पढ़ा अभी, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास क्या रहेगा कि आपको एक नए तरीके का पैटर्न मिलेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा, इसका हर एक कोमे का अपना अलग मीनिंग होगा। जैसे कि मैं मानता हूं कोई सेट डिफाइन करना है मुझे एम, किसी सेट का नाम रख दिया मैंने एम, ठीक है, और सेट मुझे ऐसा लेना है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आए, ऑल वोवल्स इन अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने वोवल्स है ना, वो सभी उस सेट में आने चाहिए। तो उसको लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एक्स। ये एक्स शो करता है, ये एक्स शो करता है कि इसमें एक्स है। अब एक्स कैसा है, क्यों आएगा, कब आएगा, किस टाइप का होगा, वो हम इसके आगे डिफाइन करेंगे। एक्स लिख के उसके बाद ये ऐसे, इसका मतलब होता है सच दैट, सच दैट, या इसकी जगह कभी कभी हम इस साइन का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है सच दैट, मतलब कि इसमें एक्स आएगा, सच दैट कैसा होगा वो, एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। यानी कि आपको यहां बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिया कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आपको यहां एक रूल दे दिया, रूल दे दिया, और फिर आपको कहा कि इसके हिसाब से अब अपना सेट देख लेना। तो इसको लिखने का तरीका दोबारा समझिए। सबसे पहले करली ब्रैकेट से स्टार्टिंग होगी, फिर एक्स लिखेंगे, ये एक्स वेरिएबल है, यानी कि जैसी आगे कंडीशन दी होगी वैसे वैसे इसकी जगह एलिमेंट्स आते रहेंगे और वो हमारा सेट बना देगा। ठीक है, एक्स
अब ये इसका मतलब है सच दैट, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, सच दैट। अब यहां आपको लिखना है कि x कैसा है, x के बारे में कुछ बताना है, ठीक है। तो x कैसा है, x इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये फॉर्म आपकी क्या बनी, सेट बिल्डर फॉर्म। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म को मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, जितने एलिमेंट्स इसमें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करने हैं। तो देखिए करते हैं, m इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब अल्फाबेट्स आने चाहिए सभी, x कैसा होगा, जो कि सारे अल्फाबेट्स हैं। क्या होते हैं अल्फाबेट्स, a e i o u, यही होते हैं। यानी कि ये आपकी बन गई रोस्टर फॉर्म और ये थी सेट बिल्डर फॉर्म। ये थी रोस्टर फॉर्म और ये थी सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आया। देखिए इसको हमने लिखा था कि रूल मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रूल मेथड, क्योंकि आपको इसमें एक रूल देता है, ठीक है। इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेबल की तरह ये भी सभी एलिमेंट जितने भी आ रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको एलिमेंट्स यहाँ दिखाई देते हैं। समझ आया, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए अब कुछ कॉमन गलतियां हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखते वक्त हम अक्सर करते हैं। आप लोग ना करें इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूं। जैसे कि मैं सेट लिखता हूं एस, जिसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, एक्स। अब एक्स तो वेरिएबल आ गया, एक्स सच दैट कि एक्स कैसा है ये तो बताओ। अब एक्स कैसा है, एक्स इज स्मॉलर देन 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, स्मॉलर देन 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। समझ आया। तो x है सच दैट, यानी x कैसा होगा, x इज स्मॉलर देन 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैं कहता हूं कि आप, ये तो कौन सी हुई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। जब हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे एलिमेंट्स आएंगे, कैसा होगा x, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 तो नहीं आएगा क्योंकि 10 से स्मॉलर चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अरे कहाँ ठीक है, गलत है ये। अब ये गलती हमें कई बार पता नहीं लगती। अब ये गलत क्यों है ये देखिए, देखिए आपको x ये नहीं कहा कि नेचुरल नंबर है, मैं मान लेता हूँ x है रियल नंबर। अब x रियल नंबर है तो 2 और 10 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बनते हैं, यानी x ये सेट तो इनफाइनाइट आना चाहिए। जैसे कि 2 2.1 2.01 2.10 ऐसे कितने लिखते जाओ, सॉरी 2.001 ऐसे कितने लिखते जाओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। यानी कि जो मैंने पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी थी वो गलत है। अब उसको सही करने के लिए देखिए, मैं इसको इनफाइनाइट सेट नहीं बनाना चाहता, तो मैं यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करूंगा। क्या, कि भाई आपने बता दिया x ऐसा है, x 10 से छोटा है 2 से बड़ा है, लेकिन जब तक आपने ये नहीं बताया कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तब तक मैं इसको जो हमने पहले लिखा था 2 3 4 5 6 7 8 9 उस फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है। तब आप बिल्कुल नॉर्मल सोच के, वैसे तो तब लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं नेचुरल नंबर है रियल नंबर है, हमें कुछ नहीं पता, इसलिए वो जो आपके पास पहले कंडीशन थी वो थी अधूरी, समझे। तो ना तो ऐसा लिखना है और कहीं लिखा हुआ है तो उसे ऐसा गलत पढ़ना भी नहीं, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं। अब देखिए x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सिंपल काउंटिंग जो चलती रहती है। अब इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो ये क्या बनेगा 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। समझ आया। तो बिल्कुल आसान से, अच्छा 10 नहीं आएगा, 10 क्यों नहीं आएगा, स्मॉलर देन है इसलिए नहीं आएगा। समझ आ गया। ओके, तो ये थी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। बड़े ध्यान से इसको लिखना होता है, एक दो बार लिखोगे ना, जैसे जैसे एग्जांपल्स करोगे आपकी प्रैक्टिस खुद बे खुद अपने आप बन जाएगी। अब अगर इसमें कंडीशन जैसे यहाँ तो एक थी, अगर कंडीशन 2 3 हो ना, जैसे यहाँ 2 कंडीशन है, तो वो कोमा से डिफरेंशिएट होती जाएगी और चलती रहेगी, ठीक है। कि वो जैसे अगर मैं लिखता कि x n से बिलोंग करता है और मैं कहना चाहता हूँ कि x इवन है, ओड नहीं है, इवन है, इवन है, तो मैं एक और ऐसी कंडीशन लगा दूंगा कि x इज इवन।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू, आप इसमें कितनी भी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं आपकी जरूरत अनुसार कि आपको कैसा सेट चाहिए, उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। समझ आया? ओके। अब देखिए हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे जिनका हमारे आने वाले चैप्टर्स का, और इवन आगे जहां भी जाओगे आप, वहां किसी भी फील्ड में इन द सेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, कहीं भी आपका सेट का जो नाम आएगा वो इन टाइप्स के अंदर से ही कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लेते हैं, सबसे फर्स्ट है इनफाइनाइट सेट। हमने बीच में भी एक एग्जांपल देखा था इनफाइनाइट सेट का। तो इनफाइनाइट सेट जैसे कि नाम से ही हमें दिख रहा है इनफाइनाइट, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसे हम इनफाइनाइट सेट कह देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल एन, एन यानी कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जेड, डब्ल्यू, क्यू यानी कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स एंड क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब अगर हम क्यू को, रेशनल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे आएगा वो देखिए जरा। क्यू को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सबसे पहले करली ब्रैकेट, फिर एक्स, यानी कि अब x कैसा होना चाहिए, यानी एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सच दैट हम इसके आगे बताएंगे p बाय क्यू टाइप होगा, p बाय क्यू टाइप एंड p क्यू बिलोंग्स टू z, यानी p और q इंटीजर होने चाहिए। एक और प्रॉपर्टी आएगी क्या, q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ये बन गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आ गया? ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम इनफाइनाइट सेट का दो तरीके से। क्या, एक तो रोस्टर फॉर्म में, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। तो कोई मैं सेट बताता हूं n, जो कि कैसा है, कैसे एलिमेंट है, x, सच दैट अब x कैसा है ये बताना है। मैं लेता हूं x कैसा है, x इज इक्वल टू 3 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू w, यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने एक सेट डिफाइन किया। कैसा है, x सच दैट ये x है, मेरे x और n में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, थोड़ा मिक्स सा रहता है कई बार। x इज इक्वल टू 3 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू w, यानी कि होल नंबर। ठीक है, तो n की वैल्यू होल नंबर से लेते जाओ और अलग अलग जो वैल्यूज आएगी वो लिखते जाओ। आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे बनेगा, w क्या क्या आएगा, 0 1 2 ऐसे चलता रहेगा, यानी कि 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, यानी कि 1 3 9 27, ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये मेरा किस में आ गया, सेट बिल्ड, सॉरी रोस्टर फॉर्म में, और ये किस में था, सेट बिल्डर फॉर्म में। दोनों ही क्या है, इनफाइनाइट सेट है। समझे? ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल है, यानी कि दूसरी टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अब फाइनाइट सेट भाई जैसे कि नाम से डिफाइन हो रहा है, फाइनाइट सेट मतलब कि इस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने का मतलब है कि उनकी काउंटिंग कर सकेंगे हम। जैसे कि देखिए एग्जांपल हम दोनों फॉर्म में पढ़ेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं मैं m कोई सेट, कौन सा सेट है, x, सच दैट अब x कैसा हो, x ऐसा हो, यानी कि x 13 से छोटा होना चाहिए, 11 से बड़ा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसा तो एक एलिमेंट बनेगा 12, यानी कि ये रोस्टर फॉर्म में इसको क्या लिख देंगे, 12। तो इसमें एक ही एलिमेंट है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब अलग होता है, इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। समझे? अगला दूसरा एग्जांपल देखते हैं, n, x सच दैट ये लेते हैं 5, x इज इक्वल टू 6 एंड x बिलोंग्स टू q, यानी x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, और x बिलोंग्स टू q होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ से x की एक ही वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 6/5, यानी ये कौन सा सेट बन गया, 6/, समझ आ गया? ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फाइनाइट सेट के। तो ऐसे जितने भी फाइनाइट सेट
जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है हम उन्हें काउंट कर सके, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो चाहे रोस्टर फॉर्म में लिखा हो, हमें ये देखना है कि क्या हम काउंट कर सके हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। अदरवाइज उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उसको सेट की प्रॉपर्टी में डाल देंगे। समझे? ठीक। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है या थर्ड टाइप ऑफ सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी या इसका दूसरा नाम है वॉइड या नल, नल सेट। अब वही जैसे कि पीछे दो टाइप नाम से डिफाइन हो रही थी, ये भी सीधे एम्प्टी वॉइड नल, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जांपल देखते हैं, फिर रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, फिर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा इसकी रिलेटेड। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं एक सेट लेता हूं एम, जो कि कैसा हो, एक्स। अब एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स ऐसा होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो और x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर। अब जरा सोच के बताइए, क्या ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो यहाँ पुट करूं और वो इसको 0 बना दे? नहीं करेगा। आप भी अभी तक आपने ऐसा कोई नंबर नहीं पढ़ा जो इस कंडीशन को फुलफिल कर दे, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम शो करेंगे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना। आप कुछ भी अगर लिखना चाहोगे तो वो इसके अंदर एक एलिमेंट बन जाएगा। समझे? यानी एम्प्टी रिलेशन, सॉरी एम्प्टी सेट को, नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, ना 0 ना 5, कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, और दूसरा तरीका इसको शो करने का होता है 5, या तो सिर्फ ऐसे या सिर्फ 5। आपको ये नहीं लिख सकते आप, ना ऐसा लिख सकते। इन दोनों का मतलब है कि इसमें तो ये एक एलिमेंट है 0 और इसमें एक एलिमेंट है 5। समझे? तो इसको हमें सिर्फ इन दो की फॉर्म से हम इसको शो कर सकते हैं। ऐसा लिखना आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी। समझे? तो ध्यान से समझिएगा इसको। यानी कि सिंपल है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो मैं उसे क्या कह दूंगा, उसको कह दूंगा वॉइड, नल या एम्प्टी सेट। समझे? इसका एक और एग्जांपल देखो। मैं कहता हूं एग्जांपल है इसका एन, कोई सेट माना मैंने जिसके अंदर x आना चाहिए और x कैसा हो, x हो स्मॉलर देन 13 एंड ग्रेटर देन 12। अब और एक और बात रह गई, x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, 13 से छोटा होना चाहिए, 12 से बड़ा होना चाहिए। अब 12 और 13 के बीच में रियल नंबर, यानी पॉइंट्स में तो नंबर आ सकते हैं जैसे 12.1, 12.2, 12.3, लेकिन नेचुरल नंबर तो कोई भी नहीं आएगा। कोई भी नहीं आएगा तो इसको ऐसे या शो कर देंगे। समझ आया? तो ये क्या बन जाएगा, एम्प्टी वॉइड और नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, देखिए मैं मानता हूं कोई भी दो सेट ए और बी, ये दोनों इक्वल कब होंगे, बिल्कुल सरल भाषा में समझिए कि बिल्कुल अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो कब होंगे इक्वल, जब इन दो सेट्स में सबसे पहला पॉइंट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दूसरा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी सेम होने चाहिए, बस सिंपल है। इक्वल का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जितने एलिमेंट्स ए में है सेम वैसे के वैसे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, तो हम उसको क्या कह देंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे वो समझिए। इफ x बिलोंग्स टू a, इट गिव्स, आपको इसका मतलब मैंने समझाया था, इसका मतलब होता है इट इम्प्लाइज, यानी कि अगर मैं x a में से लूं तो ये मुझे क्या बता दे कि x तो b में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और अगर x को b से उठाएं तो ये क्या बता दे कि x बिलोंग्स टू a है। ठीक है, यानी कि दोनों में सेम एलिमेंट है, आप कहीं से भी उठाओगे वो आपको दूसरे सेट में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखिए, 1 2 3 2 3 क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। आपने रोस्टर फॉर्म में पढ़ा था कि ऑर्डर इमैटेरियल रहता है, यानी कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 2 3 1, एलिमेंट नंबर सेम है, जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही इतने हैं, 1 2 3 1 2 3, तीन एलिमेंट इसमें है, तीन एलिमेंट ही इसमें है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, क्या वो सेम एलिमेंट इसमें है? बिल्कुल है, 1 1 2 2 एंड 3 3।
ठीक है। अब इस डेफिनेशन को फॉलो कराने के लिए देखिए जरा, मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, समझे। मैंने कहा x बिलोंग्स टू ए, x को मान लेता हूं मैं 1। अगर मैंने 1 ए से बिलोंग कराया तो मुझे दिख रहा है कि 1 बिलोंग्स टू बी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अगर मैंने 1 से बी से उठाया 1 तो मुझे दिख रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये इक्वल है, समझे। दूसरा देखिए, क्या ये दोनों इक्वल है? अब देखिए, ये जो लिखी हुई है ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। अब रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में तो रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी कि रोस्टर फॉर्म गलत लिखी हुई है। ये गलत लिखी हुई है तो सही क्या होगी? 1 2 3 4 एंड 5 विच इज सेम एज इज दिस, यानी कि ये तो बिल्कुल सेम हो गए। अब बिल्कुल सेम हो गए तो इक्वल सेट्स, यानी ये दोनों इक्वल है। यानी ये दो तो सिर्फ रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टी थी, तो इक्वल के लिए बात तो लास्ट में वही रही, क्या कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट होने चाहिए, नंबर भी सेम और एलिमेंट भी सेम, कि जो इसमें है वही सेम इसमें होना चाहिए, समझे। और अगली हम देखते हैं प्रॉपर्टी, नहीं इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को इक्वल कराने की कोशिश करते हैं। हमने एक एग्जांपल पढ़ा था इनफाइनाइट सेट्स में, कौन सा, कि ऐसा कोई सेट था x सच दैट x इज इक्वल टू 3 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू w। अब ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2 अप टू, यानी कि फाइनली कैसा आएगा? 1 3 9, ठीक है। यानी ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हुई और ये रोस्टर फॉर्म, बट दे आर इक्वल। क्यों? क्योंकि अगर इसको भी लिखे हम सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म में तो ये बिल्कुल इसी की तरह ओपन होगा, तो इस वजह से ये दोनों सेट क्या हुए? इक्वल हो। समझ आ गया? ठीक, आगे हम बढ़ते हैं इसमें थोड़ा। आगे एक आपके लिए डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है वो? कार्डिनल नंबर। देखिए वैसे तो अभी आपको इसको देखने में समझ नहीं आएगा, मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन जब इसको हम सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। यानी कार्डिनल नंबर का वो, कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर हर एक सेट से एसोसिएटेड एक ऐसा नंबर है जो क्या शो करेगा कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। किसी सेट में 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 5। यानी कि कार्डिनल नंबर इज जस्ट अ नंबर एसोसिएटेड टू एनी सेट which defines which shows that how many elements it contains। ओके, तो मान लो ए सेट है जिसके अंदर 1 2 एंड 3 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर हम ऐसे शो करेंगे एन ए विच इज इक्वल्स टू 3। सिंपल है, ठीक है। ये कार्डिनल नंबर सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए बात करेंगे हम, क्योंकि इनफाइनाइट सेट के लिए तो वैसे भी इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ओनली डिफाइंस फॉर फाइनाइट सेट, सिंपल है, काउंटिंग हम उसी में कर पाएंगे। इनफाइनाइट सेट में तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन ही नहीं सकते, उसमें तो काउंट नहीं कर सकते, समझे। ओके, नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, अब इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? दो ऐसे सेट जिनके, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, एक लाइन की बात है, इतने में आपको ऐसे समझ आ जाएगा। क्या? दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम है, दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम है, तो उनको क्या बोल दूंगा? इक्विवेलेंट सेट बोल दूंगा। जैसे कि मैंने माना ए 1 2 3, जिसका कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर किससे शो करेंगे? एन ए से। एन ए कितना है? 3 है, ठीक है। बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी एंड सी, इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 3 है, यानी कि ये दो इक्विवेलेंट सेट है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने इक्वल सेट को शो करने के लिए क्या कहा था कि a इज इक्वल टू बी, ऐसा लिख देंगे तो हम क्या समझेंगे कि a और b दोनों सेट इक्वल हैं। इक्विवेलेंट सेट लिखने के लिए टर्म थोड़ी सी अलग है, क्या है? देखिए, क्योंकि
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, सिर्फ एलिमेंट्स जो है वो अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए, दिस रिप्रेजेंट्स दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी, समझे? एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी, यानी ये दोनों चीजें अलग अलग है, इसको जरा ध्यान रखिए, ठीक है? अब आप एक बात बताइए, क्या इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होंगे? क्या इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल होंगे। क्यों? इक्वल सेट में तो दोनों चीजें सेम होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में होनी चाहिए, ठीक है? बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है? कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि जैसे ए और बी यहाँ है, ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें एलिमेंट ए बी सी है, ठीक है? तो यहां से हम एक लाइन क्या लिख सकते हैं? सॉरी, इक्वल सेट्स आर always equivalent, but converse need not to be true। कन्वर्स ट्रू हो जरूरी नहीं है, लेकिन इक्वल सेट तो हमेशा इक्विवेलेंट होगा, ठीक है? तो यहाँ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। आपको जितना कराया उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है? आपको मैंने पर्सनल आईडीज, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सब आपको प्रोवाइड करवाया है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं बेझिझक होके, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स और इसकी एक्सरसाइज 1.1 अनसॉल्व एक्सरसाइज फुल सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, तो ये मुफ्त सेवा का आनंद खुद मत उठाइए, सभी को उठाने का मौका दीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास, अपने साथ वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स की आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है? थैंक यू।